अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोई हफ्ता मुश्किल से गुजरता है जब खुद हुकूमती टीम अपने लिए एक बड़ा मसला, एक बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ा तनाज़ा नहीं खड़ा करती और फिर वो हुकूमत के लिए एक बड़े स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कभी गंदम का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी अपोजिशन से तनाव, कभी खुद एक वफाकी वजीर का फौजी बूट रख देना, कभी सबूत की जगह अल्लाह और रसूल की कस्में, और कभी मलेशिया और टर्की से वादा करके सऊदी दबाव में मना कर देना, फिर बाद में मलेशिया जाकर गलती तस्लीम करना। मुआशी, खारजी और दाखिली हर मामले में ये हुकूमत खुद अपने लिए मसाइल खड़े कर लेती है। और अब ताज़ा मिसाल अदलिया के साथ तनाव है, जो एक स्कैंडल की सूरत इख्तियार कर सकता है, और ये भी खुद हुकूमती वज़रा का किया धरा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। मामला अब जस्टिस फाइज ईसा की जासूसी से आगे निकल गया है। हुकूमत की जानिब से तमाम जजेस की जासूसी करने का सवाल उठ रहा है और हुकूमत और आला अदलिया के दरमियान तनाज़े का खदशा पैदा हो गया है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद नया पिंडोरास बॉक्स खोल दिया है। हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ केस बनाने जा रही थी, अब खुद मुश्किल में नजर आ रही है। आज हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने समाअत 24 फरवरी को मुकर्रर की हुई है। और गुज़िश्ता समाअत में अनवर मंसूर खान को जजेस पर इल्जामात के सबूत देने या माफ़ी मांगने का हुक्म दिया था, जिस पर साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। अदालत में जमा कराई गई तहरीरी माफ़ी में अनवर मंसूर खान ने कहा है कि वो अदलिया का बेहद एहतराम करते हैं और अदलिया के इज्जत और वक़ार के बारे में मनफी बयान का सोच भी नहीं सकते, और 18 फरवरी को दिया गया अपना बयान वापस लेते हैं और उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट से बतौर अटॉर्नी जनरल माफ़ी मांगी है और अदालत में जमा कराए गए जवाब में गुज़िश्ता रोज़ यानी 20 फरवरी की तारीख दर्ज है, जिसका मतलब यह है कि अनवर मंसूर खान ने मुस्ताफ़ी होने से पहले ये जवाब जमा कराया था। हुकूमत पहले ही अनवर मंसूर खान के बयान से ताल्लुकी जाहिर कर चुकी है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, जो बयान सामने आए, उससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि हुकूमत जजिस की जासूसी करवा रही है। अनवर मंसूर खान ने कल इंकिशाफ किया कि उन्होंने अदालत में जो कुछ कहा वो वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के इल्म में था। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने जो कुछ अदालत में कहा वो मालूमात की बुनियाद पर कहा, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मालूमात उन्हें किसने दी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जजिस से मुतालिक मालूमात हुकूमत तक कैसे पहुँच रही हैं। अंदर की बात हुकूमत तक कौन पहुँचा रहा है और हुकूमत इन मालूमात की बुनियाद पर जजिस के खिलाफ केस तैयार कर रही है। अनवर मंसूर खान ने बतौर अटॉर्नी जनरल 18 फरवरी को जो कुछ अदालत में कहा वो हुकूमत की रजामंदी से किया या नहीं, इस हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं जो मामले को मशकूक बना रहे हैं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अदालत की तरह उन्हें भी अनवर मंसूर के बयान से धचका पहुंचा, मगर अनवर मंसूर खान का दावा है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ कहा वो फ़ारूक नसीम और बैरिस्टर शहजाद अकबर के इल्म में था। ना सिर्फ इल्म में था बल्कि उन्होंने इस हवाले से उसके बाद वो उनके साथ ही उनके दफ्तर में गए, पता भी था, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि ये बात हुई है। 18 फरवरी को जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मुतनाज़ बयान दिया तो उस वक्त उनके साथ फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर मौजूद थे, मगर उन दोनों का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। सवाल यह है कि 48 घंटे तक खामोशी क्यों रही। फिर अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा सामने आया जब हमने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के सामने अनवर मंसूर के इस दावे को रखा कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर कानून के इल्म में था, तो उन्होंने उनको झूठा करार दिया। पूरा गुफ्तो शनीद के बाद अनवर मंसूर खान साहब ने जो जजिस के हवाले से नाज़ेबा बात की, जिसमें जज नाराज़ हुए, वो की थी, आपको भी पता था, ये पूरा डिसाइडेड था? टोटल झूठ है। मैं तो इनकी इज्जत कर रहा हूँ, हर चैनल में इनको ही डिफेंड कर रहा हूँ। अब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बात कोई नहीं करना चाहता। टोटल झूठ है, ये इनका ही आर्ग्यूमेंट था, इनकी ही इफ्तरा थी, ना इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक है, ना हमें इसके बारे में कुछ पता था। आप बताइए कि अगर ये पता होता तो ये कोई जी होश आदमी इनको ये आर्ग्यूमेंट करने देता? दिस इज टोटली फॉल्स। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर जब उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया तो आप अदालत में मौजूद थे, तो आपने इनको समझाया या क्या हुआ बाद में? फिर हमें तो अचानक शौक लगा, अचंभा हुआ। शुरू में तो हम लोग ये आर्गुमेंट इनका समझे भी नहीं, और उसके बाद बेंच से इनको बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और फिर उसके बाद इन्होंने एक तरह से विड्रॉ भी किया। तो जब खुद विड्रॉ कर लिया तो ये कोई उस वक्त या तो हमारा कोई इसमें इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ऐसा तो था नहीं कि हमारे ये उस वक्त कहने में थे, बिल्कुल कोई तयशुदा नहीं था। ये बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर पर, कैबिनेट पर, हम सब पे आप ये इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो दूसरे चैनल पे बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उल्टी बात कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि फरोग नसीम ने अनवर मंसूर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। दोनों के दावों में तजाद है। अब एक दफ़ा फिर ओपोजिशन कुछ नहीं कर रही है, हुकूमती रहनुमा ही आपस में क्राइसिस पैदा कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल में अपोजिशन का कोई मौक़िफ़ नहीं है। नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी हुकूमत से, इस वक्त वफाकी वजीर फरोग नसीम भी हुकूमत से, शहजाद अकबर भी हुकूमत से। दावों में तजाद। इसके साथ साथ अनवर मंसूर खान ने जिससे मुतालिक दिए गए बयान की मालूमात से मुतालिक भी इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दावा किया कि उन्होंने अदालत में जो कुछ कहा वो मालूमात की बुनियाद पर था। अनवर मंसूर 10 रुकनी बेंच से मुतालिक दिए गए बयान की बुनियाद इन मालूमात को करार दे रहे हैं जो उन्हें मिली, मगर उन्होंने उन मालूमात के ज़राए नहीं बताए। ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि अगर अनवर मंसूर खान का दावा दुरुस्त है तो उन तक ये मालूमात पहुँचने के 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। या तो ये बातें बेंच के किसी रुकन ने उन्हें बताई, या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद बताई, या फिर हुकूमत ने जासूसी कराई। पहले 2 ऑप्शंस का तो कोई इम्कान नहीं है, इसलिए हुकूमत पर जजिस की जासूसी कराने का इल्ज़ाम लग रहा है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ अनवर मंसूर ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक मालूमात एसेट रिकवरी यूनिट ने जमा की। अनवर मंसूर खान का एसेट रिकवरी यूनिट से मुतालिक ये दावा अहम है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने उनकी जासूसी कराई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वफाक के खुद अपने जवाब से वाज़ेह है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने बरतानिया में एक प्राइवेट तहकीकाती एजेंसी की खिदमात हासिल की, ताकि ये पता चलाया जाए कि उनके बच्चे गुज़िश्ता 10 साल में कहाँ कहाँ मुक़ीम रहे, और इस इदारे को अदायगी सरकारी ख़जाने से की गई। साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं करा सकती, और किसी भी जज के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक सदर रशीद रिजवी ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उन्होंने कहा था कि जजिस से मुतालिक इंक्वायरी सिर्फ सदर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करा सकते हैं। आइन में आर्टिकल 209 के तहत जो 2 अथॉरिटी हैं जिन्हें इख्तियार है कि कोई वो ओपिनियन फॉर्म करें या कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करें, वो या तो सदर मुमलिकत है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी कारकर्दगी करे या उसके मिसकंडक्ट को प्रोब करे। ये उनके दायरे अख्तियार से बाहर आता है, और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। यानी या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सदर मुमलिकत तहकीकात करा सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो तहकीकात कराई नहीं, तो क्या सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत पहुंचाने से पहले, रेफरेंस पहुंचाने से पहले ये तहकीकात कराई? क्योंकि अगर उन्होंने कराई तो रिजवी साहब के बकौल वो करा सकते हैं। मगर अब इसमें भी एक मसला है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस हवाले से गुज़िश्ता साल 13 नवंबर को डॉन टीवी को मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दे चुके हैं, जिस इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि ज़ाती तौर पर उन्होंने तहकीकात नहीं कराई। जो शिकायत उनके पास वज़ीर आज़म की तरफ से आई, उन्हें मवाद उन्होंने देखा और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहुँचा दिया गया। जब वज़ीर आज़म से आया तो सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। यानी कि सदर मुमलिकत के पास जब वज़ीर आज़म की तरफ से ये आया तो सदर मुमलिकत ने मज़ीद तहकीकात के लिए एसेट रिकवरी यूनिट को नहीं कहा, और उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने अगर नहीं कहा और एसेट रिकवरी यूनिट ने, शहजाद अकबर साहब के एसेट रिकवरी यूनिट ने खुद ही ये तहकीकात कराई, एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया और हुकूमती पैसों से बरतानिया में जस्टिस फाइज ईसा के बच्चों के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से तहकीकात करने के लिए, तो ख़ुद रशीद रिजवी साहब कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, और सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इसका नहीं कहा था। उनके पास से जो आया वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था। यानी पहले ही तहकीकात की गई, पहले ही सर्विलेंस की गई, पहले ही एजेंसी को हायर किया गया। ये बहुत अब संगीन मामला इस हवाले से हो जाता है। सदर आरिफ अलवी ने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही। अदलिया इस हवाले से अब नाराज़ नजर आई। अटॉर्नी जनरल मुस्ताफ़ी हो गए हैं, साथ ही नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। हुकूमत के लिए केस मुश्किलात खड़ी कर रहा है। अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है कि हुकूमत ने अदलिया की जासूसी कराई, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ने बात की थी उसमें वो ये इम्प्लाई कर रहे थे कि उनके ये इल्म में बात है, तो हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा केस बन सकता है। इस केस में फाइज ईसा के वकील बाबर सत्तार ने भी ये सवाल उठाया। जिस तरह से मुकदमा कायम किया गया, रेफरेंस कायम किया गया, उससे ये नज़र आता है कि जजेस की सर्वेलेंस होती है। ये एक बेसिक हमने पोजीशन ले रखी है अदालत के सामने, और इसके ऊपर बड़ी तफसील से वहाँ पे बहस हुई है। तो अटॉर्नी जनरल साहब को कोई इल्हाम तो नहीं होना था
कि जज साहिबान जो हैं वो किससे मिलते हैं या क्या करते हैं या उनका क्या ताल्लुक़ है इस मुकदमे के साथ। सो आके ओपन कोर्ट के अंदर एक फुल कोर्ट बैठी है, उसे ये कहना कि हमें पता है कि कैसे और क्या होता है, तकरीबन आप थ्रेटन कर रहे हैं कोर्ट को कि हम नज़र रखे हुए हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब तो खुद उनके घरों के या उनके चेंबर्स के बाहर नहीं होते। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम जजेस की सर्वेलेंस करती है, देखती है कि वो किससे मिलते हैं, कहाँ आते जाते हैं, उनके फ़ोन टैप होते हैं, उनकी ईमेल्स टैप होती हैं या नहीं होती? ये वो बड़ा सवाल था जिसका उन्होंने अंदिया दे दिया वहाँ पे। और जब कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ी सीरियस पोजीशन ले ली तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काट के उन्हें बाहर कर दिया। सो बुनियादी सवाल तो इतना ही है कि क्या जजेस के फ़ोन टैप करती है, क्या आप उनके ऊपर नज़र रखते हैं, क्या उनकी सर्वेलेंस होती है, क्या आप देखते हैं कि उनसे कौन मिलता है और कौन नहीं, और क्या आप इस इंफॉर्मेशन को किसी वक्त इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा इससे पहले हो चुका है सेंसिटिव टाइम्स के ऊपर। ऐसा भी हुआ है कि जजेस ने ये फिर ऑर्डर पास किया, ये मैं अब 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑर्डर पास किए गए कि आके हमारे चेंबर्स को भी क्लीन अप करें और घरों को भी क्लीन अप करें। कहीं बगिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, कहीं कुछ और। देखिए, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें चलना है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और वो एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस हुए बगैर वो चीज़ों का फैसला करेगी, तो फिर आप ये काम तो नहीं कर सकते ना। सब पर बात करने के लिए हमने शहजाद अकबर साहब को कल भी बुलाया, आज भी बुलाया, और उनका जवाब आया कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर बात नहीं करेंगे। वैसे वो सब जुडिस मामलात पर, ज़ेर तफ्तीश मामलात पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शोज़ में जाकर उस पर बात करते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन के मामलात होते हैं। अब मामला उनके ऊपर आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये सब जुडिस मैटर है। वो अभी भी अगर चाहें तो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस वक्त लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। माहिर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मुतालबा किया गया था कि इस्तीफ़ा दें और अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया। आप समझते हैं मामला ख़त्म हो गया, या मामला इस वक्त भी जो सर्विलियंस के हवाले से जजिस की जासूसी का जो मामला है, ये यहाँ से आपको लग रहा है कि अभी तनाज़ा बरकरार है, या आप लोगों की कम से कम शिकायत ख़त्म हो गई, तनाज़ा ख़त्म हो गया? देखिए, तनाज़ा खड़ा हो चुका है। उसमें या तो वो माफ़ी मांगेंगे या जिनके बिहाफ पे उन्होंने ये बात की थी वो माफ़ी मांगेंगे, या फिर इस बात का सबूत लाएंगे। और ये मामला ख़त्म इस तरह से रेजिग्नेशन से नहीं होगा। और रेजिग्नेशन की जहाँ तक बात है, वो तो 2 महीने पहले से जो है तकरीबन ये डिसाइड हो चुका था, उनके जाने का भी और किसी एक और शख्स का भी जाने का। तो वो सारा कुछ पाइपलाइन में ऑलरेडी था। अब पता नहीं उन्होंने स्ट्रेस में ये बात की है या किस तरह से की है, मगर ये गलत बात की है और अब उनको प्रूव करना होगा ये बात। ऐसा मगर अब मसला ये है कि ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि मैंने बयान दिया था, मगर कह भी रहे हैं कि डिसाइडेड था, मगर उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो जिसने बयान दिया उसने माफ़ी मांग ली, जिससे आपने इस्तीफ़े का मुतालबा किया उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो बयान किसी के बिहाफ पर था या नहीं था, ये कैसे पता चलेगा? ये मामला ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए माफ़ी के साथ? देखिए, अब इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये सबको पता था, या सब इसमें जो है ना वो इस पाइपलाइन में सारे थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इन सब के एफिडेविट आने चाहिए इस बात पे कि ये इस पूरे मामले में या जो कुछ हुआ था या जो कुछ होता है जजों के हवाले से जिस बात का जिक्र किया गया था कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मेरा ख्याल है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव तक जो है ना वो एफिडेविट जो है ना वो प्लेस होना चाहिए। अच्छा, और क्या पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आप ये मुतालबा कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे का जो मुतालबा था वो पूरा हो गया, या आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात कह रहे हैं? रेजिग्नेशन का मुतालबा पूरा हो गया, मगर इसके बावजूद चूंकि मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, उस पार्टी का एक वन ऑफ द मेंबर हूँ और बलूचिस्तान से दी ओनली मेंबर हूँ, तो ये हम सब का एक मुतालबा है कि अगर इस तरह की बात है तो उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए, और अगर नहीं है ऐसी बात तो भी जो है ना उसमें लोगों को एफिडेविट्स आएँ जो मुतलका लोग हैं और वो इस बात को डिनाई करें कि जजिस के साथ ऐसा नहीं होता, या ख़ास तौर पे काजी साहब के साथ जो इस बात का जिक्र किया गया था कि ऐसा नहीं किया जाता। ये सारा एफिडेविट रिकॉर्ड पे आने चाहिए ताकि आइंदा के लिए बात सिर्फ काजी साहब की नहीं है, बात ये है कि ये जजेस के साथ तमाम जुडिशरी के साथ जो है वो हम एप्रीहेंड करते हैं कि ऐसा किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो आइंदा नहीं होना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, एनफ इज़ एनफ।
कमल साहब, कम से कम आप ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर अनफॉर्चुनेट हो जाएगा अगर हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। जो भी हुआ, आपको लगता है कि कम से कम डैमेज कंट्रोल हो गया है? ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो? इसके अलावा जो कोर्ट में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ये कम से कम लग रहा है? देखिए, शायद सेंस परवेल करे। मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ जो नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कोई शायद राब्ते हुए थे या हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सेंस परवेल करेगी। मगर हुकूमत जिस तरह से बाकी गवर्नेंस में उनका हाल है, यहाँ पे भी कोर्ट्स के साथ उनके राब्ते जो है वो दुरुस्त नहीं है, या कोर्ट्स को नाराज़ करना या बाज़ जगह पे अफेंड करना, तो ये अफेंड कर रहे हैं जजेस को और बिला वजह कर रहे हैं। पता नहीं अब इसमें इसका बैकग्राउंड क्या है, मगर इस तरह से होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मजीद 4 माह तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। अब जून में एक बार फिर से FATF यह फैसला करेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा। FATF का इजलास 5 दिन तक पेरिस में होगा, जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया गया और फिर यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान 4 माह तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF के एलामिया के मुताबिक एक्शन प्लान के हवाले से तमाम डेडलाइंस खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने काबिल जिक्र पेशरफ दिखाई है। अब तक पाकिस्तान ने 27 में से 14 नुकात पर अमल किया है। FATF ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि जून 2020 तक बाकी तमाम नुकात पर मुकम्मल अमल करे। साथ ही FATF ने खबरदार किया कि अगर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से प्रोसिक्यूशन और सजाओं में पेशरफ्त ना हुई तो फिर एक्शन लिया जाएगा। और FATF अपने रुकन मुमालिक को यह हिदायत करेगा कि पाकिस्तान के साथ अपने कारोबारी ताल्लुकात और ट्रांजैक्शंस पर खुसूसी तवज्जो दें। इसके अलावा FATF ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में कमी के हवाले से इकदाम उठाने में नाकाम रहा है, इसलिए पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो अपने एक्शन प्लान को मुकम्मल करे। साथ ही FATF ने 8 नुकात की निशानदेही भी की है जिन पर पाकिस्तान को अमल करना है। FATF के फैसले के हवाले से वजारत खजाना ने भी एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया और पाकिस्तान के इकदाम का एतराफ़ किया। FATF ने जून 2020 तक मजीद इकदाम की निशानदेही की है। हुकूमत पाकिस्तान बाकी तमाम इकदाम पर अमल करेगी। इस हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और उस पर अमल भी हो रहा है। चीन ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, जिन्हें FATF के अक्सर अराकीन ने तस्लीम किया है। चीन और दीगर मुमालिक इस सिलसिले में पाकिस्तान को ताउन की पेशकश करते रहेंगे। पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग रोकने के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। 13 फरवरी को कलअदम जमातुल दावा के सरबराह हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के 2 केसेस में मजमूई तौर पर 11 साल की सजा सुनाई गई और अब FATF की जानिब से मजीद इकदाम का कहा गया है और पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इकदाम करे, वरना वो रुकन मुमालिक के हवाले से कहेगा कि वो जायज़ा लें। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ आमिर राना साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के। वो इस मामले को करीब से देखते भी रहे हैं। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते थे कुछ अर्सा पहले तक, मगर साथ ही ग्रे लिस्ट में रखते हुए उन्होंने 4 माह दिए हैं और पाकिस्तान को हवाले से कहा है कि टेरर फाइनेंसिंग पर क्रैकडाउन करने में नाकाम हुआ है, डेडलाइंस ख़त्म हो गई हैं। आप किस तरीके से इस सारे मामले को देख रहे हैं और पाकिस्तान मजीद क्या इकदाम करेगा अगले 4 माह में कि पाकिस्तान जो वार्निंग भी दी गई है और ग्रे लिस्ट से निकल भी आए? शाहिद, मैं इसको इस अंदाज में नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ पहले तो हमें कामयाबी ये हुई कि भारत ने तन मन धन की कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसे नाकामी हुई। नाकामी इसलिए हुई कि एक तो हमने सफारती सजा पर अपनी मनसूबाबंदी कर रखी थी और उसको ब्लॉक करने का हमारे पास पूरे वोट और बंदोबस्त था। दूसरी चीज, हमने पेशरफ्त की, हमने ऐसे इकदाम उठाए जिनकी तारीफ हुई, बीजिंग की फेस टू फेस मीटिंग में भी हुई और अगर आप जो प्लेनरी हुई है पेरिस में, अगर मुख्तलिफ मेंबरान की आप गुफ्तगू सुने और तफसीलात में जाएं तो सब ने कहा कि पाकिस्तान ने ठोस पेशरफ्त की है और बहुत से जो एक्शंस थे जो हमने लेने थे, हमने जो एक्शन प्लान का हिस्सा थे, जो हमने इक़दाम लेने थे, हमने पूरे कर दिए हैं। कुछ
कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसपे हमने आगाज कर दिया है, पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी वो नामुकम्मल है। उन्होंने 4 माह की जो मोहलत दी है, वो समझते हैं कि हमें वो एक तो मुतरफ भी हैं और वो समझते हैं कि इन 4 माह में हम मजीद कोशिश करके जो नामुकम्मल है, जो पाइपलाइन में है, उनको भी मुकम्मल कर पाए। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हमने ये जो कुछ किया है अपने मफाद में किया है। हम समझते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना पाकिस्तान के मफाद में, दुनिया के न है। हम समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना पाकिस्तान के मफाद में है, फैटफ का फोरम हो या ना हो। तो हमारी हिकमत अमली बन चुकी है, हमारी पेशरफ्त हो रही है और इंशाअल्लाह अगले 4 माह में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा। और शाह साहब, टारगेट यही होगा कि ज़ाहिर ब्लैक लिस्ट अवॉइड करना पहला टारगेट था, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, मगर अब क्योंकि 4 माह की मोहलत दी गई है, जो अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, तो पाकिस्तान का फोकस अब ग्रे लिस्ट में रहना और ब्लैक लिस्ट से बचना नहीं होगा, बल्कि वाइट लिस्ट होगा, ब्लैक बिल्कुल ग्रे लिस्ट से भी निकलना होगा। यकीनन यकीनन यही हमारी हिकमत अमली है। बहुत शुक्रिया शमीत कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे, एक और खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, उस पर भी हम शाह साहब से बात करेंगे, मगर आमिर राना माहिर सिक्योरिटी उमूर हमारे साथ मौजूद है। आमिर राना साहब, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान ने ज़ाहिर है पहले क्योंकि नहीं की कार्रवाइयाँ, मगर जब कार्रवाइयाँ करना शुरू की तो नज़र आ रहा है कि तेज़ी से की भी हैं, 14 निकात पर अमल किया भी है, मगर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान की तरफ तारीफ़ की गई है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, वहाँ पर पाकिस्तान को 4 माह की डेडलाइन देते हुए काफ़ी कुछ कहा गया है। तो आपको लगता है कि जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी चाहती है पाकिस्तान वो कर रहा है या मज़ीद करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने जो अपना हदफ तय किया था इस मीटिंग के लिए, वो तो हासिल हो गया है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाए। लेकिन क्या यही कोई हदफ होना चाहिए था? इसके लिए क्या ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट से निकलने को एक अपना हदफ नहीं बनाना चाहिए था? क्या उसके लिए जो इक़दामात पाकिस्तान ने एग्री किए थे फैटफ के साथ और एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ, क्या उनके ऊपर अमल नहीं होना चाहिए था? ये भी सवालात है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त बहुत कम है, उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 वक्त की मेरा ख्याल है कि ये अब आखिरी मोहलत है, क्योंकि चीन के पास जो चेयर है फैटफ की, उसके ऊपर बहुत शदीद दबाव है। शायद अगली मरतबा चीन ये दबाव जो है वो उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करे, और पाकिस्तान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को बेल आउट जिस तरीके से चीन ने किया, बाकी दोस्तों ने किया, उनको मेरा ख्याल है कि ऑनर देने का तरीका यही है कि जो बाकी 4 महीने का में जो काम हो सकता है उसको मैक्सिमम तरीके से करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जब से हम 2016 से इस लिस्ट के अंदर गए हैं, हमेशा हम मोहलत ही मांगते आ रहे हैं, और हम हर मरतबा हम इसी हदफ को लेके जाते हैं कि किसी तरीके से हम ब्लैक लिस्ट से बच जाएं। वो किस इक़दामात हैं हमें ख़ुद पता है, उनके लिए क्या पेशरफ्त होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही। मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अब इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर इस मसले को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिर्फ हमारा टेरर फाइनेंसिंग का इशू नहीं है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इदारों की अहलियत के ऊपर ही सवाल नहीं है, जैसा कि फैटफ ने इसके ऊपर सवाल उठाया है, बल्कि ये हमारी सफारतकारी का भी बड़ा सख्त इम्तहान है, जिसके ऊपर हमें कई महाजों के ऊपर दबाव का सामना है। अब इसको किस तरीके से जाना है, मेरा ख्याल है कि ये कहना कि हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो काफ़ी नहीं है, और बार बार जिन खामियों की तरफ इशारा किया जा रहा है अब उनको दूर करना पड़ेगा। और जो इस किस्म की इतलात होती हैं कि एक मरतबा शायद आप लगता है कि आप टैक्टिकल तरीके से जो है कुछ इक़दाम दिखा के और दुनिया को मुतमईन कर लेंगे, वो शायद अब मेरा ख्याल है कि वो टॉलरेंस जो है वो कम हो रही है। अमेरिका से जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने दरख्वास्त की थी, कहा था कि हमें इसमें मदद की जाए फैटफ के अंदर, वो मदद बिल्कुल भी नहीं आई है। मदद अभी भी जो है चीन की तरफ से आई है। हम समझते हैं कि ये शायद फैटफ कोई सियासी किस्म का फोरम है। अगर हम अमेरिका को, नेटो को अफ़गानिस्तान के अंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं, पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उनको हमें बेल आउट करना चाहिए फैटफ के अंदर। यकीनन इसके अंदर एक पॉलिटिकल अंसर हमेशा से रहा है फैटफ के अंदर, और फैटफ
की जो सबसे बड़ी शिकायत है, इंडिया की बात को मौसर क्यों नहीं समझा जाता कि उनको लगता है कि इंडिया इसको सियासी हथियार के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, इसलिए उसकी बात को उतनी शायद अहमियत नहीं है। लेकिन अगर हम भी ये इसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ करेंगे, यकीनन आपके लिए एक या दो मरतबा तो आपको बेल आउट कर दिया जाएगा, लेकिन वो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इक़दामात हमें खुद ही करने हैं। इसको सफारती सतह के ऊपर शायद कहीं पे आपको बहुत कम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको इदारों की सतह के ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस लाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। 4 महीने बज़ाहिर कम हैं, लेकिन अगर उसको वॉर फुटिंग्स पे किया जाए तो मेरा ख्याल है कि तमाम अहदाफ हासिल हो सकते हैं। मतलब मगर जो ऑलरेडी इकदाम किए गए कम से कम उसकी वजह से अब ब्लैक लिस्ट का खतरा आप समझते हैं मुकम्मल तौर पर टल गया है? भारत ने पूरी तौर पर कोशिश की कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, वो उनकी उम्मीदें बर नहीं आई। पाकिस्तान ने जो एफर्ट की हैं, जिसकी तारीफ भी की गई कि 14 नकात पर अमल किया है, अब आपको लगता है कम से कम ब्लैक लिस्ट का खतरा टल गया है? पाकिस्तान को अब यहाँ से ग्रे लिस्ट में रहना है या फिर ग्रे से वाइट में जाने की कोशिश करनी है, खतरा मौजूद है आपके ख्याल में? वो ख़तरा मौजूद है। अगर आप स्टेटमेंट इसको देखें तो बड़ी सख्त वार्निंग है कि पाकिस्तान ने 27 में से 14 के ऊपर तो इम्प्लीमेंट किया है, और जो क्रिटिकल हैं जिनके ऊपर फेटफ हमेशा से वार्निंग देता है, उसके ऊपर कोई उसने वाज़े तौर पे कहा है कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और जून तक उन्होंने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान को उन अहदाफ को भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं बल्कि उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। और खासी सख्त लैंग्वेज है। अगर इसको देखें तो ये लैंग्वेज जो हमारी अक्टूबर की जो रिपोर्ट थी उससे भी ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इस मरतबा इसमें इस्तेमाल की गई है। अब इसमें बहुत सतहों के ऊपर, कई सतहों के ऊपर प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी कहीं पे आपकी इंस्टीट्यूशनल आपकी कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, लेजिस्लेशन के इश्यूज़ हैं, कहीं पे ग्रे एरियाज़ हैं, कहीं पे कोरियर्स के इश्यूज़ हैं, उन सब को आपको उनको हल करना पड़ेगा। अब टैक्टिकल अप्रोच मेरा ख्याल है कि उसका वक्त भी गुजर गया है। अब जो है ठोस इक़दामात की ज़रूरत है, और ये सिर्फ अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी जो हमेशा 3 साल से 3.5 साल से आपको पाकिस्तान को बचाते हर फेटफ और APG के ऊपर आपको बचाते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, पाकिस्तान के इस पर असरात पड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद 7 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया बेचैनी से इंतजार कर रही है। अब से 2 घंटे बाद खित्ते से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है, जो 18 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अफगान अमन मुआहदे पर दस्तखत होने के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं, जिसके 2 सबसे बड़े फरीक अमरीका और अफगान तालिबान हैं। और अगर मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला का अमल शुरू हो जाएगा। इस सारे अमल में पाकिस्तान ने भी भरपूर ताउन किया है, भरपूर किरदार अदा किया है। इससे पहले अफगान तालिबान को सबसे पहले एक हफ्ते तक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाना होगी, और अफगान हुकूमत को भी तालिबान से मुताल्लिक कोई कार्रवाई नहीं करना होगी। और अब पेशरफ्त यही सामने आई है कि अफगान तालिबान ने 1 हफ्ते तक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका बाकायदा आगाज अब से कुछ देर बाद यानी 22 फरवरी से होगा। और उसकी कामयाबी पर 29 फरवरी को कतर के दारुल हुकूमत में आलमी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस हवाले से आज अमरीकी दफ्तर खारजा ने भी बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए अमरीका और तालिबान वसी पैमाने पर एक दूसरे से बातचीत करते रहे हैं। दोहा में बातचीत के दौरान अमरीका की मुज़ाकराती टीम और अफगान तालिबान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाई जाएगी, और अगर इस समझौते पर अमल हो जाता है तो अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा आगे बढ़ सकता है। अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि हम 29 फरवरी को अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीका की तरफ से ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। खुद अमरीका ने इस पूरे मामले की तस्दीक कर दी है, जबकि अफगान तालिबान की तरफ से भी इस हवाले से बयान सामने आया है कि अमन मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले अफगानिस्तान में एक अच्छी सिक्योरिटी सूरत हाल की फिजा कायम की जाएगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीका और तालिबान के सीनियर रहनुमा
इस अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे और अमन मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद अफगान हुकूमत और दीगर सियासी जमातों से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंटर अफगान डायलॉग का आगाज होगा। अब जहां ये उम्मीद नजर आ रही है कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी हो सकती है, अमरीका की तरफ से मस्बत सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, तालिबान की तरफ से मस्बत सिग्नल्स की बात हो रही है, वहीं गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान रहनुमा और डिप्टी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी का न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छाया हुआ है। ये भी बड़ी बात है कि अमेरिका के सबसे मोतबर अखबार में पहली दफ़ा तालिबान के रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी ने अंग्रेजी में एक तफसीली आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान है कि हम तालिबान क्या चाहते हैं। इस आर्टिकल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद अफगानिस्तान के मॉडल और अपने मुतालबात पर रोशनी डाली है। तालिबान लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी के आर्टिकल के मुताबिक गुज़िश्ता 40 सालों से कई कीमती अफगानी जानों का नुकसान हुआ है, हर शख्स जंग से थक चुका है, मेरा मानना है कि अब मार धाड़ को ख़त्म होना चाहिए। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मजीद लिखा कि मुझे उन सवालों और खदशात का अंदाज़ा है जो अफगानिस्तान के अंदर और बाहर उठ रहे हैं कि बैरूनी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में किस किस्म की हुकूमत होगी। इन खदशात पर मेरा जवाब यही है कि उसका दारो मदार अफगान लोगों के इत्तफाक राय पर होगा। मुझे इस बात पर एतमाद है और पुरएतमाद हूँ कि हम एक साथ मिलकर एक ऐसा इस्लामी निज़ाम बनाएंगे जिसमें तमाम अफगानियों के लिए बराबरी के हुकूक होंगे और इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, उनकी तालीम के हुकूक और काम करने के हुकूक की जो इजाज़त दी गई है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और जहाँ मेरिट बराबरी के मौक़े की बुनियाद होगी। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मज़ीद लिखा कि हमें तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात रखने की अहमियत का एहसास है। अफगानिस्तान तनहा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नया अफगानिस्तान आलमी बिरादरी का एक ज़िम्मेदार रुकन होगा। हम तमाम आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे जब तक वो क़वानीन इस्लामी उसूलों के साथ हम आहंग होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मज़ीद लिखा कि हम अमेरिका के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। मेरे साथी अफगानी बहुत जल्द इस तारीख़ी मुआहदे का जश्न मनाएंगे। जब ये मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा तो अफगान बैरूनी अफवाज का इनखला देखेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मज़ीद लिखा कि जहां हम इस अहम संग-ए-मील पर पहुंचे हैं, मुझे यकीन है कि ये ख्वाब ज़्यादा दूर नहीं है कि हम बहुत जल्द उस दिन को देख सकेंगे जहां हम तमाम अफगान भाई बहन एक साथ मिलकर देरपा अमन की तरफ बढ़ेंगे और अफगानिस्तान की बुनियाद रखेंगे, एक नए अफगानिस्तान की बुनियाद रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा एक दफ़ा फिर हमारे साथ। मुनीर शाह साहब एक दफ़ा फिर शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है इस सारे के सारे मामले में। अमेरिका का फ़ायदा साफ नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में अगर अमन आ जाता है तो उनका भी फ़ायदा है। आपको लग रहा है कि इस सारे अमल के नतीजे में अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा और पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान के लिए क्या है सब में? देखिए, अफगानिस्तान में अगर अमन होता है, इस्तेहकाम आता है, तो उसका बिल्कुल पाकिस्तान बेनिफिशरी होगा, हमें बेपनाह फायदा होगा। वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का आगाज होगा, उससे पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है उस पर बेपनाह गुंजाइश है, दो तरफा तजारत में उसमें इजाफा हो सकता है। और फिर हमारी जो टू फ्रंट सिचुएशन बनी हुई थी उससे हमें कुछ हमें जो कहते हैं ना रिलीफ मिलता है, हमें कुछ सुख का सांस मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बहुत सी तवज्जो मगरबी सरहद पे रही है और आप जानते हैं कि मशरक की सरहद जो है वहाँ भी इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है वो खासी नाजुक है। सब ये तो नज़र आ रहा था कि अमेरिका निकलना चाह रहा है सदर ट्रंप के लिए अगले इंतखाबात के लिए बड़ी अहम है। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में पहले भी ये कहा था, मगर उसके बाद का जो प्रोसेस है कि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान के जो मुज़ाकरात हैं, वो आपको लगता है कि वो मामला भी हो जाएगा या उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी? देखिए, चैलेंजिंग तो यकीनन होगा। ये कह देना कि आसान होगा, ये मैं बिल्कुल ये तवक्को नहीं करता। ये बताइए, किसी को थी कि तालिबान और अमेरिका एक मेज पे बैठेंगे? किसी को तवक्को थी कि बेपनाह रखना अंदाजी के बावजूद और स्पॉयलर्स के होने के बावजूद पाकिस्तान इस चीज को लेकर आगे बढ़ पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा? पाकिस्तान पर तो जब हमारी हुकूमत मार्ज़े वजूद में आती है उंगलियां उठ रही थी। साउथ एशिया स्ट्रेटजी आपके सामने है। पाकिस्तान को पाकिस्तान पे इल्जाम तराशियां थी, आपको समझा जाता था सारी जो तबाही का मरकज पाकिस्तान है। आज आपकी तारीफ हो रही है, आज एतराफ किया जा रहा है कि आपने फैसिलिटेट किया है और आज आपको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझा जा रहा है। अब देखिए, हमने जो वादा किया था दयानतदारी से निभा दिया है। अब
पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है, उनकी क़यादत में फैसला करना है कि वो मुस्तकबिल में आपस में चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। सारी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल की और अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से मस्बत तवक्कात हैं पाकिस्तान की भी, साथ ही तवक्को भी की जा रही है कि तालिबान ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। उनका जो पिछला दौर था उसके मुकाबले में उन्हें भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा है ख़वातीन के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से। इसके अलावा जो जदीद दुनिया के मामलात हैं उस हवाले से अब देखते हैं कि ये मुआहदा किस तरफ जाता है। अमल जो है उससे पहले एक हफ़्ते का वो किस हद तक कामयाब होता है। उम्मीद की जा रही है कि ख़त्ते में हम ये सब चीज़ें लेकर आएंगे। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।